Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Ehsanul Haq and I am MPhil scholar in subjects of biochemistry. तो आज हम सेकंड ईयर बायोलॉजी का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग आवर कोर्स आई विल लाइक टू डिस्कस अबाउट सम लर्निंग मेथडोलॉजी कि आप किसी भी चीज़ को सीख किस तरह सीख सकते हैं. तो जब हम स्टडी की बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें आती हैं. वन थिंग इज़ स्टडी एंड सेकंड थिंग इज़ लर्निंग. जब आप स्टडी करते हैं तो आप किसी भी चीज़ को भूल जाते हैं कुछ अरसे के बाद, जिसको कहते हैं कि रट्टा लगाना. स्टडी करते हैं आप, रट्टा लगाते हैं, किसी चीज़ को भूल जाते हैं. दूसरी चीज़ है लर्निंग. लर्निंग के अंदर आप क्या करते हैं, उस चीज़ को प्रैक्टिकली सीखते हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं. यहाँ पे मैं दो कंडीशंस बताता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि आपने लाहौर जाना है, लाहौर जाने का रास्ता ये है कि आप पहले यहाँ से साहिवाल जाएंगे, साहिवाल से उकाड़ा जाएंगे, उकाड़ा से फिर आप आगे लाहौर पहुँच जाएंगे. तो अब यहाँ पे दो कंडीशंस हैं. फर्स्ट थिंग इज़ दैट आप उसको प्रैक्टिकली कोई भी गाड़ी या बस पकड़ें, साहिवाल जाएं, उकाड़ा जाएं, लाहौर से होके आ जाएं, उसको रास्ता सारा देख लें. दूसरी कंडीशन ये है कि आप उस चीज़ को एज इट इज़ अपने माइंड के अंदर बिठा लें. अब अगर आपको 2-4 साल के बाद भी लाहौर जाना पड़ता है तो मेरे ख्याल में वो बंदा ज़्यादा ईजीली लाहौर पहुंच जाएगा जो पहले एक मरतबा रास्ता जाके देख आया था. तो इट इज़ लर्निंग. जो रास्ता देख आया था वो लर्न कर आया है. और दूसरी चीज़ जो है, जो पर्सन सिर्फ उसने अपने माइंड के अंदर बिठा लिया कि लाहौर ऐसे जाया जाएगा, इट वाज जस्ट अ स्टडी. तो जब आप लर्निंग करते हैं तो वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं. तो कॉन्सेप्ट क्लियर जब होते हैं तो आपको कभी वो चीज़ भूलती नहीं है. तो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आगे जाके फर्दर यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको किसी भी किस्म की मार नहीं पड़ती. ठीक है, वरना स्टूडेंट्स जो है एफएससी के अंदर बड़े अच्छे ग्रेड्स लेते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके फ्लॉप हो जाते हैं. और वो वाले स्टूडेंट्स जिनके एफएससी मैट्रिक के कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होते हैं, वो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के अंदर जाके बड़े अच्छे ग्रेड्स ले रहे होते हैं. तो रीज़न क्या है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात है. तो अगर आप बायोलॉजी के अपने कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश करना चाहते हैं देन जॉइन मी इन द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस एकेडमी. तो आइए चलते हैं सेकंड ईयर का फर्स्ट टॉपिक जो है उसको देखते हैं. तो हमारा टॉपिक नेम है होमोस्टेसिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन होमोस्टेसिस. इट्स द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. कि हमने इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर होने वाली फ्लक्चुएशंस या तब्दीलियों के कह लें कि नेगेटिव जो रिजल्ट्स हैं या हार्म्स हैं उसके, उनसे हमने बचाना है. तो इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं. फर्स्ट जो इसका वर्ड है वो प्रोटेक्शन है फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की फ्लक्चुएशन से इंटरनल इन्वायरमेंट को बचाना है हमने. तो सारी की सारी चीज़ों को हम देखते हैं, डिफ़ाइन करते हैं कि वो फ्लक्चुएशंस कौन क्या हो सकती हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है, उसको प्रोटेक्ट कैसे करती हैं. तो सबसे पहले इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करते हैं. इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदरूनी इन्वायरमेंट हमारा दो तरह का हो सकता है. फर्स्ट थिंग इसके अंदर आ जाएगी ऑर्गेनिज्मिक लेवल. ऑर्गेनिज्मिक लेवल के ऊपर होगा कि ऑर्गेनिज्म के लेवल पे एक ऑर्गेनिज्म का ओवरऑल जो इंटरनल इन्वायरमेंट है. दूसरी चीज़ आ जाएगी इसकी सेलुलर लेवल, कि एक सेल की बेस पे सेल का जो है इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है. तो आमतौर पे इसकी एग्जांपल मैं लेता हूँ. जिस तरह हम बात करते हैं कि हमारा बॉडी टेम्परेचर है, सो बॉडी टेम्परेचर इज़ ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी. ठीक है. दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि हमारे स्टमक का एनवायरनमेंट, एसिडिक पीएच, वो एक ऑर्गन लेवल की बात है. ठीक है. इसके अंदर एक थर्ड चीज़ भी ऐड होनी चाहिए, ऑर्गन लेवल. तो वो एक ऑर्गन लेवल की बात है कि एक ऑर्गन के अंदर पीएच का क्या एनवायरनमेंट है. ठीक है. स्टमक का क्या एनवायरनमेंट है. थर्ड थिंग इज़ दैट व्हाट इज़ द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ योर सेल. एक सेल के अंदर का क्या एनवायरनमेंट है. सेल के अंदर आपको पता है कि एक जो ह्यूमन है तकरीबन 200 ट्रिलियन सेल से मिलके बना है. तो इसमें देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर है, ये वो यूनिसेलुलर है, उसकी बेस क्या है, सेल है. तो अगर आपने एक पूरे का पूरा घर बनाना है तो आपके घर की क्वालिटी किस चीज़ पे बेस कर रही होगी, एक सिंगल यूनिट या उसके ईंट पे डिपेंड कर रही होगी. जितनी अच्छी आप ईंट लगाएंगे उतना अच्छा आपका घर बनेगा. जितनी गंदी ईंट लगाएंगे आपका घर उतना ही कह लें कि वो नाकस होगा और उसके गिरने के चांसेस या ख़राब होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे. तो इसी तरह हमारी पूरी बॉडी का जो ऑर्गेनिज्मिक लेवल का इंटरनल इन्वायरमेंट है वो सेलुलर लेवल पे जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उस पर बेस कर रहा है कि पूरा ऑर्गेनिज्म
पूरे ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट सेल के एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो ऑर्गेनिज्मिक लेवल जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो सेलुलर लेवल इंटरनल एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रहा है कि सेल्स मिलके ऑर्गेनिज्म बना रही हैं, ठीक है। तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट था, अंदरूनी माहौल किस तरह के किसी भी ऑर्गेनिज्म या सेल के अंदर। तो ये एक कंट्रोल वे के अंदर चल रहा होता है। अब डिफाइन करते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है। एक्सटर्नल मीन आउटसाइड। अगर एक ये भी दो तरह का होता है, ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे और सेलुलर लेवल पे। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे तो मेरी बॉडी के बाहर जितनी भी चीज़ें हैं, ये एक्सटर्नल टेम्परेचर है, एक्सटर्नल एयर प्रेशर है, ये जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। लेकिन अगर मैं सेलुलर लेवल की बात करूं, मेरी बॉडी के अंदर कोई भी एक स्पेसिफिक सेल, उसकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो उस सेल के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा, ठीक है। जिस तरह हमने बात की इंटरनल एनवायरनमेंट फॉर सेल एंड ऑर्गेनिज्म, इन द सेम वे हियर इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फॉर एन ऑर्गेनिज्म एंड फॉर अ सेल लेवल। सेल की मेम्ब्रेन के बाहर का एनवायरनमेंट सेलुलर लेवल पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा, और एक बॉडी के बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो एक ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं, हमने पढ़ा था प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमने इंटरनल एनवायरनमेंट को भी देख लिया, हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी देख लिया। अब हमने फ्लक्चुएशंस को जो है वो डिस्कस करना है। तो फ्लक्चुएशंस आर बेसिकली चेंजेस। किस तरह की चेंजेस हो सकती हैं? आपको पता है कि हमारा इन्वायरमेंट है, जिस तरह के माहौल के अंदर हम रहते हैं, तो हमारी सर्दी आती है या गर्मी आती है, या हम फास्टिंग कंडीशन के अंदर है, या हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो इन सारी की सारी चीज़ों का हमारी बॉडी के ऊपर इम्पेक्ट पड़ता है। आजकल गर्मी का एनवायरनमेंट है अगर, तो आप देखते हैं अब जब आपको गर्मी लगती है तो आपको महसूस होता है कि मेरी बॉडी को ज़रूरत है कि मैं एसी चलाऊं या मैं पंखे के नीचे बैठूं। अगर आप वो काम नहीं करते तो आपकी बॉडी खुद मैनेज करती है। बॉडी क्या मैनेज करेगी? आपको स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा। पसीना आने से क्या होगा? आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा लो डाउन हो जाएगा, अपने सेट पॉइंट पे आ जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। इस तरह आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है। कौन मेंटेन रखता है? आपकी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम उसको मेंटेन रखता है। कंट्रोल सिस्टम की बात भी आगे आके हम देखेंगे, सीखेंगे उसको। तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन और एडजस्टमेंट मीन प्रोटेक्शन, इन दोनों चीज़ों को मैं साथ साथ डिस्कस करूँगा। तो जो चेंजेस आ रही हैं हमारी बॉडी उनको एडजस्ट कर रही है, उनको प्रोटेक्ट कर रही है, उनकी एडजस्टमेंट कर रही है साथ ही साथ, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा हुआ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट के ऊपर चेंजेस आई। चेंजेस आने की वजह से हमारी बॉडी ने क्या किया? कंट्रोल सेंटर जो है फौरी तौर पे एक्टिव हुआ और उसने मैसेज दिया जी स्वेटिंग होनी चाहिए, स्वेट्स ग्लैंड्स ओपन हो जाएं, बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा साल्ट्स हैं वो एलिमिनेट हो जाएं, स्वेटिंग हो, पसीना आए, हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो। और उसके साथ जब हमें डिहाइड्रेशन फील होने लग जाती है, डिहाइड्रेशन के नतीजे में हमें थर्स्ट फील होती है कि हमें प्यास लगी, हमें पानी पीना चाहिए। वो पानी पीने का कौन मैनेज कर रहा है? और उसके ये भी बताता हूँ आपको। उसके बाद जब हमें भूख लगी है, हमारे स्टमक खाली है, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो चुका है इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर, तो हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर जो कि हाइपोथैलेमस के अंदर हंगर एंड थर्स्ट सेंटर है, हमारे ब्रेन का पार्ट हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो उसके अंदर जो क्या होगा, वो हमें मैसेज देगा कि भाई डिहाइड्रेशन हो रही है, पानी पिएं। हम पानी पिएंगे, हमारी बॉडी के अंदर वाटर पूरा हो जाएगा, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर भी सेट हो जाएगा, उसके अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है बॉडी का वो भी सेट हो जाएगा। ऑस्मो रेगुलेशन को भी हमने डिफाइन करना है। उसके बाद जब हमें हंगर फील होती है, ग्लूकोज लेवल कम है, तब भी हमारा हंगर सेंटर में मैसेज देता है भाई खाना खाओ, ग्लूकोज लेवल लो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह हमारी बॉडी फ्लक्चुएशंस को एडजस्ट करती है। किस तरह एडजस्ट करती है? इन अ रेंज, एक फिक्स पॉइंट नहीं होता। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्ट नहीं है, प्लस माइनस थोड़ा सा है, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं कि थोड़ा सा टेम्परेचर आप नॉर्मली देखो, थर्मामीटर से अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक करो, तो आप नॉर्मली देखोगे कि जो सेट पॉइंट होता है, ठीक है, उससे थोड़ा सा ऊपर भी जा रहा होता है और उससे थोड़ा सा नीचे भी आ रहा होता है, ठीक है। 98.6 फ़ारेनहाइट से थोड़ा सा ऊपर या नीचे भी हो सकता है। तो वो आपको बेसिकली आप कह लेंगे हाइपरथर्मिया या हाइपोथर्मिया के अंदर नहीं होते। हाइपरथर्मिया होता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाना, जिसको बुखार भी कहते हैं, फीवर। हाइपोथर्मिया कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाना, ठीक है, दोनों डेंजरस हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी एक रेंज के अंदर फ्लक्चुएट कर रही है।
इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर जो पानी का एक एडजस्टमेंट है कि वाटर आपकी बॉडी के अंदर इतना होना चाहिए, तो वो भी आप कह लें कि एक रेंज के अंदर है। तो आपकी बॉडी जो करती है इन चीज़ों को एडजस्ट करती है इन फ्लक्चुएशंस के अगेंस्ट। हमारी बॉडी का जो सेट पॉइंट है हर चीज़ का वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, वो एक रेंज के अंदर चलता है, ठीक है। तो इसके अंदर एडजस्टमेंट के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, ऑस्मो रेगुलेशन है, एक्सक्रीशन है, थर्मो रेगुलेशन है। इनको अभी हम डिफ़ाइन करेंगे। तो उससे पहले इस चीज़ को ज़रा होम्योस्टेसिस को कम्प्लीटली डिफ़ाइन हम कर चुकी हैं, दैट होम्योस्टेसिस इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। कि हमने इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर होने वाली जो फ्लक्चुएशंस है उसके हार्म से हमने उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। अब हमारी बॉडी के अंदर एक कंट्रोल सिस्टम है जो डिफरेंट चीज़ों को एडजस्ट कर रहा है, उनको मॉनिटर कर रहा है। उसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें मेनली आती हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मो रेगुलेशन। हमारी बॉडी के अंदर जो चीज़ें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से अपसेट हो सकती हैं, उसमें हमारे अंदर वाटर या हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, हमारे बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन या हमारी बॉडी का टेम्परेचर, ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। हमारी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना, इस चीज़ को हम ऑस्मो रेगुलेशन का नाम देते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को सेट रखना, इस मैकेनिज्म को हम थर्मो रेगुलेशन का नाम देते हैं। हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म मीन ऑल द रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। 2 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, इट माइट बी एनाबॉलिज्म जिसके अंदर चीज़ें बनती हैं, कैटाबॉलिज्म जिसके अंदर चीज़ें टूटती हैं। एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म को अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं। तो कैटा और काटना मिलते जुलते वर्ड्स हैं, तो काटने का भी मतलब है तोड़ना, कैटाबॉलिज्म के अंदर भी टूट रहा है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि कैटाबॉलिज्म के अंदर काटा जाता है, तोड़ा जाता है। बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ेंगे कैटाबॉलिज्म होगा, छोटे जोड़ के बड़े बनाएंगे एनाबॉलिज्म होगा, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म है। इस मेटाबॉलिज्म के नतीजे में हमारे पास नाइट्रोजन वेस्ट बनते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन वेस्ट, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन वेस्ट हैं इनको बॉडी से एलिमिनेट करना है, इसको एक्सक्रीशन कहते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट तरह के मैकेनिज्म है। हमारी बॉडी के अंदर क्योंकि वाटर मॉडरेट होता है, एक्सेसिव होता है, तो हमारी बॉडी में इसको यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट किया जाता है। जो कह लें कि इंसेक्ट्स होते हैं या ट्रस्टियल इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाली जो चीज़ें हैं जिनके अंदर वाटर इतना ज़्यादा नहीं होता, उनमें उसको यूरिक एसिड की फॉर्म में, कि मतलब वाटर की अवेलेबिलिटी की बेस पे, ऑस्मो रेगुलेशन की बेस पे एक्सक्रीशन हो रही है, ठीक है। उसके बाद थर्मो रेगुलेशन का मतलब है टेम्परेचर को सेट करना। मैं पहले एग्जांपल दे चुका हूँ कि अगर गर्मी है हमें पसीना आएगा तो हमारी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगी, और उस डिस्टर्बेंस को जो है पूरा करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो मुतहर्रिक होगा, ठीक है, एक्टिव हो जाएगा। हमारा कंट्रोल सेंटर ब्रेन हमें मैसेज देगा पानी पियो। तो ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, थर्मो रेगुलेशन, ये तीनों की तीनों चीज़ें हमने आगे डिटेल में पढ़नी, और ये तीनों की तीनों चीज़ें जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी एक दूसरे के साथ कम्बिनेशन के अंदर चल रही हैं, एक दूसरे के साथ चल रही हैं, ठीक है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट आ रहा है। सेलुलर लेवल की अगर हम बात करें तो इसको फ्लक्चुएशन को एक नैरो रेंज के अंदर रखता है, जैसे मैंने पहले बात की। अब इस नैरो रेंज के अंदर एक लो वैल्यू होती है, एक इसके अंदर हाई वैल्यू होती है। जिस तरह हम बात करते हैं, मैं कहूँ जी आपने कोई भी चीज़ लेके आनी है, आपने सपोज दैट के एक टूर पे जाना है, तो आपकी टूर पे बैटरी की रेंज वो 80% से 100% होनी चाहिए, ताकि किसी स्टूडेंट की बैटरी लो ना हो जाए, सेल फ़ोन की आपको मसला ना हो। तो उसमें जो लोअर वैल्यू है वो 80% है, जो हायर वैल्यू है वो 100% है। इसी तरह हमारी बॉडी का जो सेट पॉइंट होता है वो दैट टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी मैंने बताया एक रेंज के अंदर उसको मैनेज किया जाता है। लोअर और हायर जो सेट पॉइंट्स हैं उसमें अगर सपोज दैट हम ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें वाटर की, तो वाटर का एक ऐसा सेट पॉइंट है हमारी बॉडी के अंदर कि वाटर लोएस्ट वैल्यू वाटर की इतनी हो सकती है, तो हमारी बॉडी उसको बियर करेगी। हम एक्सेसिव वाटर पीते हैं, सपोज दैट हम फास्टिंग के अंदर थे, तो फास्टिंग एक हद तक जो है वो आप उसको बियर कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है तो आपके लिए मसला बनता है। उस कंडीशन में डायरिया वगैरह की कंडीशन में आपको ORS वगैरह पिलाया जाता है ताकि आपकी बॉडी के अंदर साल्ट पूरा हो। दूसरी चीज़ है हायर वैल्यू, आप एक्सेसिव वाटर पी रहे हैं, वाटर का लेवल जहाँ तक बॉडी बियर कर सकती थी उसने बियर किया, उससे अजाफी जो पानी है उसने क्या किया, एक्सक्रीशन, यूरिनेशन की शक्ल में निकाल दिया। किडनी ने काम किया, किडनी इन्वॉल्व है एक्सक्रीशन में, तो किडनी ने अपना काम किया, एक्सेसिव वाटर निकाल दिया। तो लोअर और अपर वैल्यूज़ जो हैं इस रेंज की, उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी इसको मैनेज कर रही होती है, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम भी दो तरह पे बेस है, केमिकल और एक फिजिकल। केमिकल की बेस पे बात करें तो हमारे कंट्रोल सिस्टम के अंदर डिफरेंट तरह के हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स है जिनको एक कंट्रोल वे के अंदर रखा जाता है। आप देखते हैं अगर कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा सुस्ती का शिकार है, वो एक्टिव नहीं है, तो उसको डॉक्टर कहते हैं आप अपना थायरॉक्सिन चेक करवाएं, T3 T4 हार्मोन्स चेक करवाएं। तो इन हार्मोन्स को एक रेंज के अंदर रखना एक कंट्रोल सिस्टम के थ्रू, ये केमिकल बेस्ड है, ठीक है। डिफरेंट मेटाबोलाइट्स को या डिफरेंट हमारी इन चीज़ों को रखना, तो ये केमिकल बेस्ड है जिसमें डिफरेंट केमिकल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है एक फिजिकल बेस्ड, ठीक है। फिजिकल बेस्ड जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है जिसकी आपकी बुक के अंदर बात की है, तो इसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें हैं, ठीक है। फीडबैक मैकेनिज्म की बात अगर हम करते हैं तो वो भी देखते हैं फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। इसके अंदर रिसेप्टर है, एक कंट्रोल सेंटर है और इसके अंदर एक इफेक्टर है। अब टेम्परेचर सेंसर है हमारी बॉडी के अंदर। आप देखते हो कि बाहर अगर गर्मी है तो हमारी बॉडी को फील होना है कि गर्मी है, तो वो कौन से थे? टेम्परेचर सेंसर्स थे हमारी बॉडी के। मैसेज भेजेंगे कंट्रोल सेंटर तक, कंट्रोल सेंटर डिसाइड करके उसको बताएगा इफेक्टर को। इफेक्टर अब हमारे यहाँ पे क्या है, स्वेट ग्लैंड है जो कि ओपन हो जाएंगे, हमारी बॉडी को क्या आएगा, पसीना आएगा, ठीक है। अब दूसरी बात है कि जब हमारी बॉडी के सेंसर ने फील किया बाहर सर्दी ज़्यादा है, मैसेज जाएगा कंट्रोल सेंटर मतलब हमारे ब्रेन के पास। ब्रेन उसके बाद बॉडी को कहेगा कि इफेक्टर के पास मैसेज भेजेगा कि आप क्या करें कि आप ये वाली चीज़ें करें तो आप टेम्परेचर से बच सकते हैं। उसमें क्या किया जाता है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो चेंज हो जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद समटाइम्स आप देखते हैं कि सर्दियों के अंदर आपके जिस्म के जो बाल हैं सपोज दैट बाजू के वो खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक मैकेनिज्म है जिसके अकॉर्डिंग आपको सर्दी से बचाया जा सकता है। आगे जाके हम इस चीज़ को भी स्टडी करेंगे। तो इस तरह कंट्रोल सिस्टम के अंदर केमिकल फिजिकल चीज़ें जो है वो एक नैरो रेंज के अंदर चीज़ों को मेंटेन करती हैं, ठीक है। तो इस तरह इस बेस पे हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म है। फीडबैक मैकेनिज्म है कि कोई भी एक प्रोसेस हो रहा है उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, उस चीज़ को फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह का फीडबैक मैकेनिज्म होता है। सपोज दैट कोई भी एक काम हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर, कोई भी एक प्रोडक्ट बन रही है, आप खाना खा रहे हैं, आपको भूख लगी थी, खाना खा रहे हैं आप। अब आपको एक फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर आपको मैसेज आएगा, अगर आपको खाना मज़े का लगा है तो आपको मैसेज आएगा मज़ीद खा लो। इट वाज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कि आप फीडबैक आया जी खाना मज़े का और खा लो। खाते खाते आपका पेट फुल हो गया है, आपकी हंगर ख़त्म हो गई, आप मज़ीद नहीं खा सकते, आपको मैसेज आएगा भी बस कर दो, स्टमक फुल हो गया है। तो इट वाज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो इसी तरह रेंजेस के अंदर जब भी हमारा कंट्रोल सेंटर जो है मैसेज भेजता है और इफेक्टर इस पर काम कर रहा होता है तो फीडबैक मैकेनिज्म एक्टिव होता है। उस फीडबैक मैकेनिज्म में जो है वो डिफरेंट चीज़ें चलती हैं। हमें स्वेटिंग हुई, स्वेटिंग के नतीजे में हमारी बॉडी से पानी कम हुआ, तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या करेगा, अगर हाइपो जो है वो डिहाइड्रेशन हो गई है, पानी कम हो गया है, तो हमारा कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, स्वेट ग्लैंड्स को के बंद हो जाओ, पीछे पानी हमारी बॉडी के अंदर कम रह गया, डिहाइड्रेशन हो गई है, और हमें मैसेज आएगा पानी पियो। पानी पीने वाला जो होगा वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है कि, और जो स्वेट ग्लैंड्स को बंद करने वाली बात है कि जी बंद हो जाओ, डिहाइड्रेशन हो रही है, इट वाज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। सो इन टूडेज लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द होम्योस्टेसिस कि किस तरह हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस के अंदर पार्टिसिपेट करती है और डिफरेंट चीज़ें के रेंज के अंदर काम करती हैं। तो फर्दर लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह हम ऑस्मो रेगुलेशन और इन सारी की सारी चीज़ों को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अगेन मैं कहूँगा कि अगर आप बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और चाहते हैं कि फ़र्दर फील्ड यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके आपको इन चीज़ों के अंदर परेशानी ना हो, तो देन ज्वाइन मी। अपना ख्याल रखिएगा और फर्दर इस तरह के लेक्चर्स अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए इस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।